हाँ, तो थर्ड क्वेश्चन हम लोग जो देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन ये था कि एक डीआई का क्वेश्चन था कि इधर दिया गया था कि मतलब 7 प्रोडक्ट दिए गए हैं कि 7 प्रोडक्ट हैं और उसमें चीनी का परसेंटेज दिया गया है कि मान लो कोई भी प्रोडक्ट, कैसा भी प्रोडक्ट हो, मान लो जैसे कि मैं बोल दूं कि लड्डू ही है, 7 दुकानों पे ये लड्डू बना है, इसके पहले वाले लड्डू में 23% की मात्रा जो है चीनी है, दूसरे में 32% की मात्रा चीनी है, तीसरे में 16% की मात्रा चीनी है, चौथे में 18% की मात्रा, मतलब 18% चीनी है, फिर 22% चीनी है, 25% चीनी है और 19% चीनी है। और इसी बेस पे इसने करके क्या दिया कि अगर S4 वेट का टोटल वेट 150 किलो है, यानी S4 में जो है टोटल वेट कितना है, 150 किलो है, तो चीनी की मात्रा बताना है। यानी कि अगर S4 में टोटल जो वजन है S4 का 150 किलो है, तो बताओ कि उसमें कितना चीनी की मात्रा है। तो हमको पता है चीनी जो S4 में आ रहा है वो 18% आ रहा है, साफ साफ दिख रहा है। तो अगर 18% आ रहा है तो उसी का 18% निकाल देंगे तो हमको चीनी की मात्रा मिल जाएगी। ये डीआई का क्वेश्चन है, बहुत आसानी सा है एकदम, पहले ढूंढ लेना है। तो इसमें पता है कि S4 में चीनी का परसेंट कितना है, चीनी का परसेंट दिया गया है 18%, यानी कोई भी प्रोडक्ट आता है उसमें 18% चीनी रहेगा अगर S4 का प्रोडक्ट है। तो S4 के टोटल प्रोडक्ट का जो है कह रहा है वेट 150 किलो है, तो 150 किलो में कितनी चीनी होगी। तो हमको पता है टोटल 150 है, तो 150 में 18% चीनी होना 100% श्योर है, क्योंकि नीचे ही बोल दिया है। इसको काटेंगे तो 3 बार, इसको काटेंगे तो 2 बार, यहाँ से काटा तो यहाँ कितना गया 9, तो कितना आया 27 केजी। ये होता है 27 केजी S4 में चीनी है। कैसे समझिए, इधर चीनी का प्रतिशत दे दिया था, कहीं भी चीनी का प्रतिशत दे दिया और इधर पूरा डाटा दे दिया कि ये S1 है, S2 है, S3 है, S4 है, S6 है, S7 है। मतलब 7 दुकान है, समझ लो 7 दुकान है। पहले दुकान का जो सामान है उसमें 19% है, इधर वाले से या 7 में जो है 19% चीनी आता है। मतलब अगर 190 किलो ये बना देगा ना, तो 190 किलो में इसके 19% होगा, निकाल लो उसका। अगर हर 100 किलो पे यानी 19 किलो ये चीनी डाल रहा है, ये हर 100 किलो पे 25 किलो चीनी डाल रहा है, हर 100 किलो पे ये 22 केजी डाल रहा है, और ये हर 100 पे 18 डाल रहा है, प्रत्येक पे ये 16 डाल रहा है, ये 32 डाल रहा है, ये 23 डाल रहा है। समझ रहे हैं आप लोग, आराम से इसको कर लेंगे हम लोग, बहुत बेसिक तरीके से डाटा दिया था। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन अभी इसी का करने का प्रयास कर रहे हैं। तीसरा नंबर, 4 नंबर का क्वेश्चन है ये, 3 नंबर तक हो गया था। 4 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि 22 छात्रों की समूह का वजन 1 केजी बढ़ जाता है जब इसमें एक शिक्षक का भी वजन शामिल कर लिया जाता है। यदि प्रारंभिक औसत 31 केजी था तो शिक्षक का वजन बताओ। मतलब ये किसका एवरेज का क्वेश्चन है, कह रहा है कि 22 छात्र थे तब इनका औसत क्या था, 31 दिया है, ध्यान से देखिए। लेकिन अगर एक शिक्षक का भी जोड़ दिया जाता है, इसमें बोला जब इसमें एक शिक्षक का भी जोड़ दिया जाता है तो ये कितना 1 केजी बढ़ जाएगा, इतना कितने पे पहुंच जा रहा है, 32 पे पहुंच जा रहा है, समझिए। तो अगर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला काम तो करते हैं कि 22 स्टूडेंट जो थे उनका टोटल वेट निकाल देते हैं, टोटल वजन निकाल लेंगे। तो कैसे निकलेगा, एवरेज गुणे टोटल संख्या इनकी कितनी है, जो संख्या है इनकी टोटल संख्या है, औसत गुणे इनकी संख्या। औसत हमको पहले पुराना पता ही था कितना है 31, और 31 गुणे 22 करेंगे तो इनका क्या आ जाएगा, टोटल वजन आ जाएगा। 22 छात्रों का कुल वजन हमें हमें मिल गया, तो हमारा काम आधा हो गया समझ लीजिए। तो 22 इकन्नम 22 के 2 हाथ लगा दो, 22 3 66 2 68, ये टोटल आया। जब 22 छात्र थे तो टोटल वजन इनका कितना था, पूरी क्लास का वजन 682 किलो था। ठीक है, अब एक टीचर भी अगर शामिल होता है तो 1 केजी बढ़ जा रहा है, यानी अब देखो संख्या क्या हो जा रही है, 22 के बजाय संख्या हो जाएगी 23, और इनका वजन कितना हो जा रहा है, अब औसत वजन क्या है, एवरेज वजन जो है अब हो जा रहा है कितना, 31 से बढ़ के 32 पे चढ़ा जा रहा है, यानी 23 लोग हैं और 32 का औसत है। अब कितना टोटल आएगा, अब 23 लोगों का जो टोटल आएगा वो 32 गुणे कितना आएगा, 23 आएगा। 23 से इसमें गुणा किया तो कितना आया, 46 के 6 हाथ लगा 4, और 23 तियाँ 69, 69 1 70 और 70 3 73, 736 केजी। अब जब टीचर का भी शामिल कर लिया जा रहा है तो औसत कितना हो जा रहा है, 736 के, मतलब टोटल हो रहा है 736 केजी, और केवल अगर स्टूडेंट का रहने दिया जा रहा है 682 केजी, तो दोनों का अंतर निकाल लेंगे तो टीचर का नहीं मिल जाएगा। अरे दोनों का अंतर निकाल लें, या इसी को ऐसे लिख सकते हैं 22, इसको लिख सकते हैं 22 छात्र प्लस टीचर। अब अगर हम 22 छात्र इसमें से घटा देंगे तो कौन बचेगा, टीचर ही तो बचेगा। तो यही सेम करना है कि 22 छात्र का यहाँ से ला के घटा देंगे तो हमको टीचर का तो ऑटोमेटिक मिल जाएगा। तो इसको करेंगे तो ये 4 आ जाएगा, इसको करेंगे तो 13, 13 में से 8 गया कितना 5, 54 केजी, ये टीचर का आ गया। 54 केजी टीचर का वेट है, ये एक पहला तरीका है। दूसरा तरीका भी आपको बता दे रहे हैं,
हमको पता है कि 22 छात्र थे और सबको 1 केजी सबका वजन बढ़ेगा, क्योंकि एक की आप लोगों ने एवरेज पढ़ा होगा, एवरेज पे डायरेक्ट इफेक्ट अगर 1 केजी का पड़ रहा है, इसका मतलब हर आदमी में 1 किलो बढ़ रहा है, तभी तो पड़ रहा है। तो इसका मतलब टीचर जब आया तो 22 केजी तो हर छात्र को दिया, वो सबसे पहले दिया। लेकिन 22 केजी तब तक देगा जब तक वो औसत पे नहीं आ जाएगा, और औसत अब नया औसत क्या है, 32 केजी है। और जैसे शिक्षक 32 केजी पे आके रुकेगा, बस देना खत्म हो जाएगा, एक्स्ट्रा नहीं बचेगा। तो इसका मतलब शिक्षक का नया वजन क्या है, शिक्षक का एवरेज वजन पे आ गया है 32, और पूरी क्लास को भी ले गया है 32 पे, और पूरी क्लास को 32 ले जाने में सबको दिया है 1 केजी। तो 22 लोगों को दिया 1 केजी, और खुद का वजन कितना था, 32 केजी, जो औसत पे बचा है। दोनों का योग कर लेंगे तो कितना आएगा, 54। मेरे कहने का मतलब आप लोग नहीं समझ रहे हैं, मैं अभी फिर से बता दे रहा हूँ। जैसे कि मान लो यहाँ 22 छात्र थे, मैं बोल दूँ कि आने से उसका प्रत्येक का वजन 2 किलो बढ़ गया, तो इसका मतलब 22 लोगों को वो कितना दिया, 44 केजी देगा अगर 2 किलो बढ़ जाएगा। और फिर खुद का वेट कितना बचा रह जाएगा, जो और जोड़ना है वो जो यहाँ औसत आता है। मान लो यहाँ बोल दिया कि औसत, नया औसत जो है 33 हो गया, तो ये 33 केजी ये भी रखेगा। संख्याएं तभी तक ही एक्स्ट्रा बढ़ती हैं जब लेवल पे नहीं आता है। पानी का मतलब समझिए, पानी जब एक लेवल पे हो जाएगा ना तो चलना बंद हो जाता है। तो औसत जब एक लेवल पे आ जाएगा, यानी अपने औसत पे कोई चीज़ पहुंच जाएगी तो बटना बंद हो जाएगा। तो जब तक बटा है तो जो बटा है वो पूरा ले आए, और जो बाकी जो एवरेज बच रहा है वो ले आए। तो एवरेज अगर अब ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, 77। ऐसे क्वेश्चन अगर डायरेक्ट पूछे कि मान लो पूछ लिया कि 10 कक्षाओं के एक छात्र, मतलब एक कक्षा में अगर एक स्टूडेंट मतलब एक टीचर आ रहा है और उसके आने से 2 किलो सबका बढ़ जा रहा है, इसका मतलब 10 को तो वो दे रहा है कितना, 2 किलो, यानी 10 लोगों को दे दिया 20 केजी। और उसके बाद जो नया औसत है वो ला के जोड़ दिया ना, तो काम हो गया अपना, और मिल जाएगा टीचर का तुरंत। वही सेम काम दूसरा तरीका ये होता है बेसिक से, इसका भी निकाल लिया, इसका भी योग निकाल लिया, और आराम से काम हो गया। ठीक है, ये चार चार नहीं 5 नंबर का क्वेश्चन है। 5 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि दो वस्तुओं की कीमत 3:2 के अनुपात में है। मतलब दो वस्तुओं की जो कीमत है वो 3 और 2 के अनुपात में दी गई है, यानी पहली और दूसरी की, और अनुपात में है। पहली संख्या जो है, पहली जो रेशियो उसकी उसकी जो कीमत है उसमें 40% की वृद्धि, और सेकंड वाले में x% की कमी के बाद औसत 7.3 पहुंच जाती है। तो जो कमी की गई है वही निकालना है, कि सेकंड वाले में जो कमी की गई है ना, x का वही वैल्यू निकालना है। आप कहने का मतलब समझिए, कह रहा है कि दो वस्तु हैं, मतलब कि मान लिया x और y थे, इनका जो औसत था क्या था, 3:2 के अनुपात में था। लेकिन x वाले में, x मतलब ऊपर वाली संख्या जो पहली संख्या है यानी x संख्या है, इसमें 40% की वृद्धि कर दी गई है, यानी इसको 140 पे लेके जाया गया है। 140/100 यहाँ लिख लो भी आप, बाद में कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी वाली जो संख्या थी इसमें x% की कमी की गई है, यानी ये कितनी थी, 2 थी, और इसमें x% की कमी की गई है। और इतना करने के बाद जो रिजल्ट मिल रहा है वो 7/3 मिल रहा है। तो यही बताना है कि इसमें कितने की कमी की गई है, यही x की वैल्यू निकाल के हम लोगों को देना है। नॉर्मल तरीके से करेंगे, बहुत लोग इसको बहुत पैची बना देते हैं, बहुत आसान है यार, इसमें कुछ करना ही नहीं है। इस वाले 100 से ये वाला 100 कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, इसीलिए करना नहीं चाह रहे थे, उसको डायरेक्ट कर देते। 3 गुणे 140 बच्चा बचेगा, 2 गुणे 100 - x = 7/3। इसका इधर उधर गुणा करके तिरछा मिर्छा जो भी होता है करके देखेंगे। तो देखिए करके दिखाते हैं। 3 तरीका 9 गुणे 140, और इधर बचेगा कितना, ये वाला ऊपर जाएगा तो 7 दूनी 14, और इसके अंदर बचेगा कितना, 100 - x। 14 से काटेंगे तो ये कितनी बार, 10 बार जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 90 बराबर कितना, 100 - x के। अब x की वैल्यू हमें चाहिए, ठीक है, x को इधर लाया, 90 को इधर भेजा, तो x बराबर 100 - 90 बराबर 10। और इसी को क्या परसेंट में कर दिया, कि परसेंट में मान पूछ रहा है ना, तो वैल्यू परसेंट में आएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन ये हो गया आपका। अब अगला क्वेश्चन करने देखते हैं। अभी जैसे क्वेश्चन 6 नंबर का दिया गया है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत बेसिक तरीके से लगा देंगे तब भी आ जाएगा। कह रहा है कि एक बैग है, उसमें 1 रुपए के, 2 रुपए के और 3 रुपए के कुछ सिक्के रखे हैं, ठीक है, जिसका जो टोटल योग अगर करेंगे इन सिक्कों का, जितने रुपए हैं सबको रुपयों को जोड़ लिया जाए तो 420 रुपये बन जाते हैं। ठीक है, और कह रहा है कि इन सिक्कों का जो अनुपात है, संख्या का अनुपात है, पहली संख्या 8 है, दूसरी संख्या 1 है, तीसरी संख्या 5 है, एक रेशियो दिया गया है। इट मीन्स हमको कंफर्म नहीं कि कितनी है, लेकिन इतना पता है कि इनका जो रेशियो है ये है, रेशियो पता है और कुल योग पता है, आराम से निकलता है। कह रहा है तो 5 रुपए के सिक्के कितने हैं ये बताना है।
हमको इसका सबसे पहले तो इसका 2-3 तरीका होता है। सबसे पहला तरीका होता है कि हम लोग इसको क्या करें, ऑप्शन से लगाना है, अभी ऑप्शन से आपको करके दिखा देंगे। दूसरा तरीका होता है इसको डायरेक्ट लगाना। अब हमको पता है कि 1 रुपये, 2 रुपये और 3 रुपये के सिक्कों का जो रेशियो है, संख्या का इनका रेशियो है, वैल्यू का नहीं, संख्या का जो रेशियो है 8 है, 1 है और 5 है। इट मीन्स ये हो सकता है कि ये कितना है, इसको अगर हम संख्या में बदल दें, कन्वर्ट कर दें, 8x है, x है और 5x है। ये आया बन के इतनी संख्या, और इसी का योग टोटल दिया गया है, कुल संख्याओं का योग होगा, क्योंकि ये 8 है, ये 5 है, ये 5x है, इसका टोटल योग 420 रुपये है। यानी कि 8x प्लस, अब इसका अगर हम वैल्यू कन्वर्ट कर दें, 8x कितने रुपए का सिक्का है, 1 रुपये का सिक्का, तो इसमें कितने से गुणा, 1 से गुणा, प्लस जो ये 2, ये दूसरा वाला जो है, दूसरी संख्या है x केवल है, ये कितने का सिक्का है, ये 2 रुपये का सिक्का है, इसमें 2 से गुणा, और जो 5 रुपये वाला सिक्का है, 3 नंबर, 1 2 3, गलत लिख दिया क्या, 1 2 और 5 रुपये का सिक्का है, क्योंकि 5 रुपये का तो निकालना है। तो 5 रुपये का जो सिक्का है, 5 रुपये का जो सिक्का है 8x इंटू 1 2x, अब 5 रुपये का जो सिक्का है उसमें 5 से गुणा होगा। अभी आप लोग समझे नहीं है, अभी समझा दे रहे हैं। 420 है, इनका टोटल का जो योग है वो 420 है। इसी का मतलब 8 रुपये का जितना भी सिक्का होगा, अगर मान लो 8 रुपये का 10 सिक्का होगा तो इसका मतलब 80 हो गया। यही सेम कह रहे थे। तो अगर 8 रुपये का जो होता है ना, 8 रुपये का मतलब 1 रुपये कह रहे हैं यार, गलत बोल रहे हैं, कि 1 रुपये का जितना भी सिक्का होता है, जैसे 1 रुपये का, उसमें 1 ही से गुणा होता है, क्योंकि 1 का अगर 100 सिक्का होगा तो 100 रुपये बनाएगा। लेकिन 2 रुपये का अगर 100 सिक्का होगा तो वो कितना बनाएगा, 200 बनाएगा। 3 रुपये का अगर 100 सिक्का होगा तो वो कितना होगा, 300 बनाएगा। वैसे 3 रुपये का सिक्का है नहीं प्रचलन में, लेकिन अगर हो तो उसी तरीके से अगर 8 रुपये का जो सिक्का है, और जो 8x ये टोटल सिक्का है, ये 1 के वैल्यू पे चलता है, और जो ये यक्ष सिक्का है ये 2 के वैल्यू पे है। इसका 1 का वैल्यू 2 रुपये है, इसके 5 का वैल्यू 5 रुपये है प्रत्येक सिक्के का। इसका टोटल योग करेंगे तो 8x प्लस 2x प्लस 25x बराबर दिया गया है 420 के। इसको जब पूरा सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 8 2 10 और 10 इतना 35x बराबर 420 के, और 35 को काटेंगे तो कितना आएगा, x बराबर आ जाएगा 35 दूना 70 और 7 छंग 42, तो 6 दूनी 12। ठीक है, पूछो कैसे। अब इसको काट के दिखा देते हैं आपको। 420 बटा 35, 35 से इसको जब काटेंगे ना तो सबसे पहले यहाँ से काटेंगे 5 सते 35, 5 दूनी 10। ठीक है, और इसको काटेंगे 7 छंग 42, 6 दूनी कितना 12। ठीक है, तो इस तरीके से x की वैल्यू आ गई 12, और हमको पता है ये टोटल कितना है, 5x सिक्का है। संख्या बताना था कितने सिक्के हैं, 5 के, तो 5 के कितने सिक्के आ गए, 60 सिक्के आ गए। बहुत बेसिक सीखना है तो बेसिक क्लास अभी चल ही रही है, आराम से आइए, वहाँ बेसिक भी सीखेंगे। अभी यहाँ थोड़ा तो ऊपर लेवल का लगाएंगे ही। ये भी आपके सेट का ही क्वेश्चन है, आपके सेट में आया था कि आयात और निर्यात का दिया था क्या, रेशियो दिया था। देखिए आराम से, बहुत बहुत बेसिक क्वेश्चन है कि आयात और निर्यात का रेशियो दे दिया था, और 4 कंपनियां दे दी, 5 कंपनियां दे दी कि ये इधर क्या है, इधर कंपनियां हैं। ठीक है, 5 कंपनियां दे दिया और बोल दिया कि इनके आयात और निर्यात का जो रेशियो है सेम ये दिया गया है। आयात निर्यात का रेशियो आप नहीं समझ पा रहे होंगे कि ये कैसे लिखा है ऐसे, लेकिन सेम भाषा में आपके पेपर में लिखा था। इसका एक्चुअल मतलब क्या होता है कि अगर हम लोग यहाँ लिखें, ऊपर लिख लें आयात और नीचे लिख लें निर्यात, तो इसका क्या दिया गया है 0.80, और 0.10 का जब पॉइंट हटाएंगे ना तो यहाँ लिखेंगे 100, और अब इसको जब बदलोगे तो कितना आएगा 4/5। तो ये जो 5 है इसका निर्यात है, और जो ये ऊपर वाला है 4 है ये इसका आयात है। मतलब इसका आयात और निर्यात का रेशियो ऐसे निकलता है किसी भी संख्या का। इसे सबका बदल के देख लेंगे ना तो आयात और निर्यात निकल आएगा। ये पेपर आ चुका है, ऐसा सेम पेपर पेट के पेपर में आया था आयात निर्यात से रिलेटेड। तो इसमें बहुत आसान सा तरीका था, ऐसे ही करना था इसको। अब ऐसे कह रहा है कि सेम तरीके से कह रहा है कि अगर Y3 का निर्यात दे दिया है 35,000 करोड़, तो आयात बताना है। तो हम पहले Y3 का रेशियो निकाल लेते हैं। Y3 का जो आयात बटे निर्यात वाला सेक्शन बन रहा है वो कितना बन रहा है Y3 का 110। ठीक है, 1.10। तो जब इसका हटाएंगे तो ये कितना बनेगा 100, इसके बीच से हट जाएगा, ये वाला रेशियो हट जाएगा। अब ये कितना बन के आएगा 11/10 बन के आएगा। ठीक है, और हमको क्या दिया है, निर्यात की वैल्यू दी है, यानी n/10 की, n बराबर 10 की वैल्यू दी गई है, निर्यात की वैल्यू दी गई है, यानी n बराबर 10 बराबर कितना दिया गया है, 10 बराबर दिया गया है 35 3 0 पे, और हमको चाहिए 11 की वैल्यू। ठीक है, तो 11 बराबर कितना होगा, तो इसमें कर लो 35
इतना बट्टे 10 गुणे 11, यही हो जाता है। अगर 10 की वैल्यू दी गई है तो 10 से भाग दे दो तो 1 यूनिट का पता चल जाएगा, और 11 से गुणा कर दो तो 11वें यूनिट पे पहुंच जाएंगे। आराम से इसको काट देंगे तो 11 पच्चे 55 के 5 हाथ लगा 5, 11 33 और 5 38, उसके बाद डबल जीरो पीछे, ये इसका हो जाएगा तुरंत निर्यात टोटल। अभी भी नहीं समझे? इसका रेशियो दिया था सेम सेम, इसका सबका रेशियो अगर हमको बदलना होगा तो 80/100, इसको और काट पीट लेंगे 90/100, इसको काटेंगे 110/100, इसको काटेंगे 105/100, इसको काटेंगे तो 95/100, उसके बाद में इसको बदल देंगे तो 19/20, 21/20, 11/10, 9/10, 8/10, और काटेंगे तो इसको 4/5। तो ऐसे बना लेंगे। उसके बाद ऊपर का वैल्यू दिया था, हमको अभी बताया कि 10 की वैल्यू दिया था, निर्यात की वैल्यू दिया था 10 बराबर इतना के, तो 11 बराबर निकाल लिया, एकक नियम से निकाल लिया, आराम से आ गया। ठीक है, अभी दूसरा क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे। इस क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं है, नॉर्मल बच्चा भी लगा लेगा, लेकिन हम लोग आराम से करेंगे, फिर भी लगाएंगे। कह रहा है कि P जो है वो Q से 40% कम है। यानी यहाँ हम लोग अगर P लिख दें, यहाँ लिख दें Q, और जो पीछे वाला लिखा रहता है सबसे पहले उसी को लिखना चाहिए, सबसे पहले उसी को। तो Q से 40% कम है, तो Q को ही सबसे पहले मानना है। Q को हम लोगों ने माना 100, इससे 40% कम है P, तो यानी ये कितना है 60 है। डायरेक्ट आपने नून करा होगा तो करा होगा परसेंटेज में, सीधा ऐसे लगाते हैं हम लोग कि 100 था, इसका 40% कम है, यानी ये 60 पे है। ठीक है, तो कह रहा है क्यों जो है P से कितना प्रतिशत अधिक है, यानी P से कितना % अधिक है। अब यहाँ इसको परसेंटेज में बदलना है और P को रखना है नीचे। P कितना है 60 है, और P से मतलब जो है तो क्यों P से कितना % अधिक है, और इसके दोनों के बीच में अंतर निकाल के यही कन्वर्ट करना था। यानी क्यों अधिक कितना है, देख रहे हैं ना 40 अधिक है, और किसके बेस पे कह रहा है P के बेस पे, यानी 40/60 को ही कन्वर्ट करके परसेंटेज में देना है। तो जब यहाँ 40 का मार्क लगाएंगे और परसेंटेज का मार्क लाने के लिए बगल 100 से गुणा, अब आ गया प्रतिशत का मार्क। इसको जब हम लोगों ने काटा, ये आया 2, ये आया 3, इसको जब काटेंगे तो 33 सही 1/3, इसका जब गुणा होगा तो ये 66 सही 2/3 बन के आएगा। ठीक है, अभी नहीं समझ पाए हो तो आराम से फिर बता दें कि P जो था और Q था, तो P का वैल्यू समझ लो आप 60 आया था और Q का वैल्यू आया था 40। अब कह रहा था कि P के एवरेज में 60 कितना बड़ा है, तो P से 60 कितना बड़ा है, P 60 से बड़ा है 40, इसी को परसेंटेज में कन्वर्ट करना था, आराम से क्वेश्चन लग जाता आपका। अब ये क्वेश्चन जो आपका है ये व्यय और राजस्व से रिलेटेड है। ये सेम क्वेश्चन पेट में ये भी आ चुका है, इसी साल पेट में आया था 15 तारीख का जो सेक्शन था सेकंड शिफ्ट का, उसमें ऐसा ही क्वेश्चन आया था। तो क्वेश्चन क्या कह रहा था, ये जीडी का कोई पेपर लगा रहे हैं कि पेट का हम लोग। अब पेपर क्या था इसमें दिया है कि लाभ प्रतिशत दे दिया है कंपनियों का, कि एक कंपनी को कितना लाभ हो रहा है। 15% का लाभ हो रहा है, 30% का लाभ हो रहा है, 27% का लाभ हो रहा है, 23% का लाभ हो रहा है और 8% का लाभ हो रहा है। 5 कंपनियों को लगातार दिया गया है। उसके बाद दे दिया है कि अगर P3 का टोटल राजस्व इतना है, टोटल कमाई इतनी है, तो P3 का व्यय बताना है। व्यय बताना है यानी कितना व्यय किया था, जो इतना इसको पूरा राजस्व प्राप्त हुआ। अब हमको व्यय अगर हम मान लेते हैं यहाँ व्यय x था, तो हमको इतना पता है कि अगर व्यय हमारा x है, ठीक है। अब एक सेकंड आप रुक जाइए। जैसे आपको अगर इतना पता है टोटल राजस्व बराबर, जानते हो क्या होता है राजस्व, जो टोटल राजस्व होता है वो क्या होता है, व्यय प्लस लाभ। व्यय प्लस लाभ टोटल मिला के राजस्व होता है, टोटल राजस्व। अब इसको हम दूसरी भाषा में करके देखते हैं कि अगर हमारा व्यय x था और x प्लस जो लाभ था, लाभ क्या था, x का कितना % है, कितने P3 का 27% लाभ है, यानी 27/100 अगर निकाल लेते हैं, यही होता है टोटल राजस्व के। और टोटल राजस्व कितना दिया गया है 38,100, और हमको निकालना क्या है, x की वैल्यू निकालनी है। यहाँ से आराम से कन्वर्ट कर देते हैं, अभी दोबारा आपको समझा देते हैं। इसको जब पूरा सॉल्व करोगे तो 127x/100 आएगा, इसका गुणा यहाँ जाएगा, इसका नीचे हो जाएगा। अब इसके बाद में ये है 38,100, इसका तिर्यक गुणा करेंगे तो यहाँ आएगा 100, इसके नीचे आएगा 127। आराम से यहाँ से चीज़ों को निपटा दिया हम लोगों ने। इसको काट के देख लेते हैं कितने से कटेगा ये। 3 बार डायरेक्ट कट जाएगा, देख लीजिए 27 या 81, और ये तो ये 3 बार हो गया। इसका कितना आया 300, और इसके पीछे 2 और 0, इतना क्या होता है इसका x का जो वैल्यू आया। यानी ये व्यय, इसने व्यय इतना किया था, कितना, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, यानी 30,000 रुपये इसने व्यय किया था। तो इसको 38,000 और 100 रुपये, 38,100 रुपये यानी 8100 रुपये का लाभ हुआ था। अगर केवल लाभ पूछता तो केवल लाभ जो हुआ है वो कितना हुआ है 8100 का हुआ है, और व्यय कितना था
30,000 व्यय किया था तो 8,100 रुपये का उसको लाभ हुआ था। तो टोटल आपको मिल चुका है पूरा ब्यौरा। अभी आप नहीं समझ पाए हो तो आपको एक बार फिर से समझा दूंगा कि किसी का टोटल जो राजस्व होता है वो व्यय प्लस लाभ का वैल्यू होता है, टोटल राजस्व अंत में कितना प्राप्त हुआ। लेकिन उसने जो व्यय किया था वो हमको नहीं पता, और लाभ लेकिन प्रतिशत पता है। तो चीज़ों को सिस्टमेटिक वे पे कर लिया, परसेंटेज का रोल लगा के, और आराम से सॉल्व हो गया ये, ठीक है। और बाकी देख लेते हैं। अभी ये क्वेश्चन हम लोग एक देखते हैं कि राजेश 25 किमी, 10 नंबर का क्वेश्चन है। राजेश 25 किमी प्रति हावर की गति से कार्यशाला जाता है और 20 किमी प्रति हावर की गति से घर वापस आता है। यदि उसको इस कुल कार्य को करने में आने जाने में 9 घंटे लगते हैं तो कार्यशाला और घर के मध्य की दूरी बताना है। बात को समझिए। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हमको जो निकालना है उसी को x की वैल्यू मान लो। कार्यशाला और घर के मध्य की दूरी हम लोगों ने मान लिया कि x किमी है, ठीक है। अब हमको बताओ समय बराबर क्या होता है। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो पहली जाने में कितना समय लगेगा, केवल जाने के लिए 25 किमी की रफ्तार से जाने में कितना समय लगेगा। दूरी थी x और 25 की रफ्तार से जाने में लगेगा इतना समय, x बटा 25 आवर आ गया, ठीक है। और दूसरी सिचुएशन क्या थी कि आने जो जब आ रहा है तो 20 की रफ्तार से आ रहा है, तो लिखा हमने x और बटा लिख लिया 20, ये लग गया क्या, आने का समय। और आने का और जाने का समय का टोटल योग जो दिया है 9 घंटे दिया है। अब यहीं से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो दोनों को जोड़ लिया, x बटा 25 प्लस x बटा 20 बराबर कितने के, 9 के। सॉल्व किया इसको, तो जब इसका लासा लेंगे तो कितना आएगा, 100 आएगा। ऐसे क्वेश्चन हमेशा ऑप्शन से कर लेने चाहिए, बट चलिए ठीक है, आप लोग करके दिखा दे रहे हैं। 25 100 का 100 4x और 20 पंचे 100 5x बराबर 9 के। अब इसका जब योग करके करेंगे तो कितना आएगा, 9x अपान 100 इजिकल टू 9 के। 9 से 9 कटा, x बराबर 100, ठीक है। जो दूरी थी 100 किमी की थी, तभी तो 25 की रफ्तार से जाएगा तो 4 घंटे लगेगा, 20 की रफ्तार से आएगा 5 घंटे लगेगा। टोटल योग करेंगे तो कितना लगेगा, इसका रेशियो से भी हो जाता है। बट ये आसान तरीका यही है कि आप इसको एक ही फार्मूले पर लगातार क्वेश्चन लगाते रहिए कि समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी हमको नहीं पता थी, दूरी हमने x मान लिया, और दूरी के बिहाफ में जब हम लोग स्पीड से जब वो डिवाइड करेंगे तो हमको समय मिल जाएगा। फिर दूरी को जब स्पीड से डिवाइड करेंगे दोबारा समय मिल जाएगा। दोनों समय को मर्ज किया, वही दिया था, आराम से सॉल्व कर लिया। अब एक नीचे क्वेश्चन दिया गया है, बहुत आसान सा क्वेश्चन था ये। 11 नंबर का क्वेश्चन है कि 2 की पावर 3 और 3 की पावर 5 और 3 की पावर 3 और 5 की पावर 2, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी HCF बताना है। 2 की पावर 3, 3 की पावर 5 और 3 की पावर 3 और 5 की पावर 2 का HCF बताना है। अब देखो, इससे दो क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ कि अगर इसका HCF बता रहा है तो HCF निकालने का एक ही तरीका है। पहले देखो दोनों में कौन सी संख्या कॉमन है, तो हमको मिलेगी केवल 3 और 3 इनमें कॉमन है, यानी 3 एक ऐसा बेस है जो दोनों में कॉमन है। और जो कॉमन है और जो सबसे छोटी जिसकी घात है वही हो जाता है क्या, HCF हो जाता है। सबसे छोटी घात कौन सी है, इसमें सबसे छोटी घात है 3 की पावर 3, तो जिस इसका HCF बनेगा 3 की पावर 3 बनेगा। लेकिन अगर यहीं LCM पूछ लिया होता इसका, LCM क्या बनता है इसका, LCM जो होता है, पहले तो जो सबसे बड़ी घात है कॉमन की वो लेते हैं। दोनों में कॉमन 3 की पावर 5 ले लिया, जो कॉमन है वो ले लिया, बाकी जितना बचता है सब ले आते हैं। 2 की पावर 3 भी आ जाएगा, और कितना बच रहा है इधर, 5 की पावर 2, 5 की पावर 2 भी, यानी ये टोटल आ जाएगा अगर LCM निकालता। HCF का सिचुएशन सेम उल्टा होता है कि पहले तो देखो क्या कॉमन है, तो देखो कि कॉमन 3 है, फिर देखो इनकी पावर में सबसे छोटी पावर किसकी है, इस वाले की कि इस वाले की, तो देखोगे कि इस वाले की सबसे छोटी है, तो ये इसका HCF हो जाता है। मुझे लगता है इतना आपको समझ में आ गया होगा। बाकी आगे क्वेश्चन देखते हैं अभी। अब जैसे ये क्वेश्चन ये था, ये किस क्वेश्चन कितने नंबर का, ये 11 नंबर का आई थिंक है, ये 12 नंबर का है, या ये 13 नंबर का होगा, इसी में क्रम है। कह रहा है यदि 15% की छूट के बाद वस्तु को 4777 रुपये में बेचा गया तो वस्तु का अंकित मूल्य बताना है। 15% की छूट के बाद, तो हम लोग देखो आराम से करते हैं इसका। तो अंकित मूल्य हम लोग मान लेते हैं क्या, जो इसका स्टाम्प पे पेपर, मतलब उसका जो अंकित मूल्य है वो क्या है, अंकित मूल्य हम लोग मान लिया कि x है, और x पे 15% की छूट के बाद कोई चीज़ इतने में मिल रही है। इसका मतलब क्या करना है कि x इंटू 15% की छूट बटा 100, ये कितने के बराबर है,
4777। अब इसी चीज़ को अगर उल्टा कर देंगे तो हमको x की वैल्यू मिल जाएगी। और दूसरा भी तरीका आपको बता दे रहे हैं करने का। इसको उल्टा करते हैं तो कितना बनेगा, पहले इसको काट लीजिए। ये जाएगा कितना 17, ये जाएगा 20, तो यहाँ हो जाएगा 4777 गुणे 20 बटे कितना 17। 17 से इसको काटा, 17 34 7 51, 2 बार जाएगा, 17 दूना 34। ठीक है, 17 दूना 34, 34 और 13 होता है तो 137 हो गया। 17 17 34 7 51 7 54 17 25 85 17 छक्का 102, 17 सत्ते 119 हो गया। ठीक है, 17 सत्ते 119, 119 8 बार ले जाइए, 17 अट्ठे 136। ठीक है, 136 तक हो गया, एक बच रहा है। और 17 एकन्नम 17 गुणा कर दीजिए। अब 2 एकन्नम 2, 8 दूनी 16, अच्छा हाथ लगा, 1 2 दूनी 4 1 5 0। इतना आ गया इसका स्टाम्प, मतलब जो इसका स्टाम्प पे ये मतलब वैल्यू था, जो अंकित मूल्य था वो आ गया। कैसे निकाला। अब दूसरा तरीका ये होता है कि इसको आप बदल लो कि 85 की वैल्यू दिया गया है 4777, तो 100 की वैल्यू क्या होगा। कोई चीज़ अपने 100% पे ही होती है, तो 100 की वैल्यू क्या होगा, सेम इसमें 85 से भाग 100 से गुणा। आराम से, अभी भी नहीं समझ पाए तो बहुत आसान सा तरीका बता दे रहे हैं और आसान, कि अगर कोई चीज़ जैसे 80 रुपये की है और उस पर 20% की छूट दी गई है, इसका मतलब वो 80 की वैल्यू क्या है, 80 है, तो 1 की वैल्यू 1 आएगी, तो 100 की वैल्यू क्या 100 आ जाएगी। ये भी आपको पैची लग रहा होगा। ऊपर बहुत आसान तरीका था, यही एक तरीका आप अपनाइए, बहुत आराम से आपका क्वेश्चन बहुत ईजी वे पे हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन नीचे एक सिंप्लीफिकेशन का डाल रखा है, देख लीजिए क्या दिया गया है कि इसको सिंप्लीफाई करना है क्वेश्चन को आराम से। तो बोर्ड मास के रूल के हिसाब से हमको सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना रहता है, फिर उसके बाद में अगर कहीं कुछ दिखेगा देखते हैं कि क्या क्या सॉल्व करना है। सबसे पहले आइए, तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले अगर आप ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे कि ब्रैकेट में जो बन के आएगा, फिर से ऊपर एक बार लिख दे रहे हैं, 10 सही 1/3 है, भागे में है 5/3 है, और इनटू में है ब्रैकेट के अंदर 10 + 14 3 - 1। इसको करिए बंद, इसको किया बंद, इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, और इसमें भी सबसे पहले क्या सॉल्व करते हैं, जो ये डिवाइडर का है, तो सबसे पहले डिविडेंड को सॉल्व करेंगे। तो इसके हिसाब से 10 + 14/3 - 1 ये बनेगा, और इधर 5/3 बना रहने दीजिए, इधर इसको बना रहने दीजिए, 10 दाएँ 30 31/3 बना रहने दीजिए। ठीक है, इधर ये पूरा समीकरण बना रहने दीजिए। अभी भी इसी को पहले सॉल्व करिए, ब्रैकेट को आराम से सॉल्व करते हैं। तो 10 × 30 और ये कितना होगा 3, 30 में से 3 जाएगा कितना 27, और ये हो जाएगा 27, ये हो जाएगा 14, 27 14 कितना होता है 41, ये बन के आएगा 41/3। आराम से अगर आप एलसीएम लेके इधर भी गुणा इधर भी गुणा पूरा सॉल्विंग करने, या इसको 9 से ऐसे करिए, 9 माइनस कर दीजिए, इसको 9 बना दीजिए, 9 तो 27, 27 14 41, ऐसे भी हो जाएगा। तो ये बन गया, और इनटू में ये इसको भी ओपन ही कर दीजिए, इसको एज अ इनटू कन्वर्ट कर दीजिए आराम से। ये इनटू में है 5/3 के, ठीक है, और ये नहीं है, इसको ऐसे रहने दीजिए, अभी आराम से करते हैं। ये है 31/3, ये भागे 5/3। अब आप लोग अगर कंफ्यूज होते हो कि ये मल्टीप्लिकेशन, ये है डिविडेंड है, और ये क्या है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कैसे किसको सॉल्व करें, हम दोनों को एक ही बना सकते हैं। देखिए कैसे, 31/3 को इसको गुणे का मार्ग में कन्वर्ट कर देंगे, 3/5 हो जाएगा, और इसको गुणे रहने ही दीजिए 31/3, इस 3 से ये 3 कट जाएगा। ठीक है, आराम से। अब देखते हैं क्या बनेगा, इसका बन के आएगा नीचे का 5 × 15, और इसका 31 का और 41 का गुणा करिए, तो 31 × 31 हाथ लगा 3, 31 चौका 3 चौक 12, 124, 124 1 125, ये बन के आया, ये यानी 12 51/15। इसको काट पीट लीजिए, जो काट पीट के आ जाए, अभी काटने कहेंगे काट भी देंगे। 15 5 75, 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105, 15 अट्ठे 120, तो 8 बार गया, 5 बचा। उसके बाद यहाँ हो गया 51, 51 में काटेंगे 15 दूना 30, 15 तियाँ 45, 3 बार जाएगा, 15 तियाँ 45, बचा कितना 6/15। आई थिंक इतना ही आएगा। अब और कुछ करता होगा देख लीजिएगा, कहीं अगर गलती हुई हो काटने में, बाकी कोई समस्या नहीं है इसका। और भी क्वेश्चन अभी करके देख लेते हैं, आपको और क्वेश्चन दिखाएंगे। अभी एक क्वेश्चन ये आपका शायद 15 नंबर का क्वेश्चन होगा। ये कह रहा है कि एक गेंदबाज लगातार 15 मैचों में इतने विकेट लेता है, पहले में 0 3 2 1 5 3 4 5 5 2 2 0 0 1 2, ये विकेट लिया गया है लगातार, मतलब पहले मैच में 0 ले रहा है, फिर 2 ले रहा है, फिर 3 ले रहा है, ऐसे लगातार इतने विकेट हर मैच में वो ले रहा है। ठीक है, कह रहा है इसमें से बहुलक क्या है, किस तरीके का विकेट उसने सबसे ज़्यादा लिया है, कि
क्या उसने 0 विकेट सबसे ज़्यादा लिया है, कि सबसे ज़्यादा 2 विकेट लिया है, कि 3 विकेट लिया है, कि 5 विकेट लिया है। ठीक है, इसको वैसे ऑप्शन से किया जाता है, पर आप लोग को ऐसे डायरेक्ट करके दिखा दे रहे हैं। जितनी भी संख्याएँ दी गई हैं सबसे पहले आप लिख दीजिए। सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है, सबसे पहले 0 दिख रहा होगा, फिर आपको दिख रहा होगा 1, फिर आपको दिख रहा होगा 2, फिर आपको दिख रहा होगा 3, और फिर आपको दिख रहा होगा 4, और उसके बाद दिख रहा होगा 5। इसके बाद कुछ नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, अब इसकी फ्रीक्वेंसी लिख लीजिए, कौन सी कितनी बार आई है। तो 0 हमको पता है 1 2 3 बार, 0 को लिया है उसने 3 बार 0 विकेट लिया है, और 3 विकेट उसने लिया है 1 और 2 2 बार, 3 विकेट उसने लिया है। एक को चेक कर ले पहले, 1 और 2, 1 विकेट लिया है उसने 2 बार। ठीक है, और 2 विकेट कितनी बार लिया है, 2 विकेट लिया है 1 2 3 4 बार, 2 विकेट लिया है 4 बार, और 3 विकेट कितनी बार लिया है, 1 2 2 बार, 3 विकेट उसने लिया है 2 बार, 4 विकेट उसने लिया है केवल 1 बार, और 5 विकेट उसने लिया है 1 2 3 बार। इसके मतलब अब बहुलक क्या होता है, बहुलक जो सबसे ज़्यादा बार आपने लिया है, जिसका लक सबसे ज़्यादा बार लगे वही होता है बहुलक। तो बहुलक सबसे बार क्या है, सबसे ज़्यादा बार 4 आया है, तो इसका बहुलक क्या है 4। यानी 2 विकेट जो है उसने 4 बार लिया है, तो यानी 2 इसका बहुलक हो जाएगा। 2 ऐसी चीज़ है जिसने सबसे ज़्यादा बार 2 विकेट लिया। ठीक है, ऐसे बहुलक को काउंट कर लेते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन आप लोग देखिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि मनीष ने 225 रुपये प्रति बुक खरीदी, यानी एक बुक मनीष 225 की खरीद ले रहा है, खरीद कर 162 रुपये में एक बुक बेच दे रहा है। इसका मतलब क्या कर रहा है, घाटे का सौदा कर रहा है कि 225 का खरीद के 162 में बेच दे रहा है। तो उसको 7 बुक ऐसे बेचने पर टोटल कितने रुपए की हानि होगी। ठीक है, तो पहले एक बुक की हानि निकाल लेते हैं। एक बुक पे उसको कितनी की हानि हो रही है, 225 बटा 225 माइनस 162 जब करेंगे तो हमको आएगा 3, और यहाँ से करेंगे तो 12, और 12 में से इतना जाएगा तो कितना आएगा, 12 में से 6 गया 6। एक बुक पे उसको 63 रुपये की अगर हानि हो रही है, तो उसको 7 बुक पे कितने रुपए की हानि होगी। इसी में 7 से गुणा कर दिया, 7 त्रिक 21 के एक हाथ लगा दो, और 6 सत्ते 42, 42 और 2 44, 441 रुपये का उसको हानि हो रही है। समझ नहीं पाए, आराम से देखिए, परसेंट में नहीं कन्वर्ट कराया है। कह रहा है कि 225 रुपये की किताब लेके 162 की अगर कोई बेचेगा तो कितने रुपए की हानि होगी। सबसे पहले ये चेक करिए, तो रुपए की जो हानि होगी वो 63 रुपये की हानि होगी एक किताब पे। लेकिन ऐसी अगर वो 7 किताबें बेच देगा तो टोटल 441 रुपये की हानि हो जाएगी। ये तो पहला क्वेश्चन हो गया आपका इसमें से। और दूसरा एक क्वेश्चन नीचे और लिखा है रेशियो का। ठीक है, और 3 संख्याओं के बीच रेशियो बनवाया गया है कि u और v का रेशियो जो है 4:7 है, और v और w का रेशियो 9:7 है। और अगर u बराबर 72 है तो w कितना हो जाएगा। इसका मतलब आपको एक ऐसे तरीका पढ़े होंगे कि ऐसे u अनुपाते v को ऐसे लिख लिया 4:7, और उसके बाद में v अनुपाते लिख लिया w को हम लोगों ने कितना, इन तीनों के बीच रेशियो निकालना है। कितना दिया गया है, ये 9:7। इसको ऐसे किया तो हमको क्या मिलता है, u मिलता है, v मिलता है, और w मिलता है। कैसे मिलता है, सबसे पहले इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए, 9 चौक 36, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए, 9 सत्ते 63, और फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए, 7 सत्ता 49, और ये तीनों का रेशियो निकल के आता है। नंबर 1 पे ये, नंबर 2 पे ये, नंबर 3 पे ये करिए। और कभी कभी क्रम पलट देता है तो क्रम फॉलो करना, ऐसे क्रम फॉलो होना बहुत ज़रूरी है, ऐसे जाके ऐसे आना। ठीक है, तो फिर ऐसे ऐसे आराम से कर लेंगे। और भी तरीका है लेकिन ये बहुत आसान है। अब u बराबर यानी 36 बराबर दे दिया है कितने के, 72 के। अगर 36 बराबर 72 के, यानी 36 के, इसको x भी लगा सकते हो क्योंकि रेशियो में दिया गया है। 36x बराबर 72 के तो x बराबर 2 के। ठीक है, और x बराबर अगर 2 के तो इसकी 49 की वैल्यू पूछा है, तो 49x का 49 गुणे 2 कर दीजिए, 98 इसका आंसर आ जाएगा। और यही कितना होता है w का। ठीक है, अभी और आगे क्वेश्चन करते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन एक और, ये सब आपके पेपर का ही है और एक ही सेट का है पेपर। ठीक है, कह रहा है ए अकेले किसी कार्य को 6 दिन में कर लेता है और बी सेम उसी कार्य को 8 दिन में करता है। बहुत ईजी क्वेश्चन है। बी अकेले 8 दिन में कर सकता है तो ए प्लस बी कितने दिन में करेंगे। हमको पता है कि ए करता है कितने दिन में, 6 दिन में किसी कार्य को अकेले, और बी उसी कार्य को अकेले कितने दिन में करता है, 8 दिन में करता है। इसके 2-3 तरीके होते हैं, हम लोग एलसीएम लेके लगाएंगे। तो एलसीएम लेके लगाएंगे तो आएगा कि टोटल कितना, इसका आ जाएगा एलसीएम 24। ठीक है, अब एक दिन का यूनिट निकालना है, तो अगर 6 दिन में कोई काम कर रहा है तो 24 काम कर रहा है, टोटल काम कर रहा है। तो एक दिन में कितना काम कर रहा है, 6 चौक 24, एक दिन में जो है वो 4 काम कर रहा है। ठीक, और 8 से जब भाग देंगे तो इसका प्रतिदिन का निकल जाएगा कि एक दिन में कितना काम कर रहा है। तो 8 चौ त्रिक 24,
तो ये एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है, ये एक दिन में 4 यूनिट काम कर रहा है, ठीक है। तो दोनों मिल के एक दिन में कितना काम करेंगे, ए प्लस बी मिल के एक दिन में 7 काम करेंगे, और काम टोटल कितना करना है, 24। तो 24 काम करने में 7 यूनिट की क्षमता से कितना समय लगेगा, 7 तिरिक 21, 3/7, इतना ही दिन लगेगा। इसका दूसरा तरीका होता है, बहुत आसान सा होता है, कि डायरेक्ट आप लोग 1/6 प्लस 1/8 को कन्वर्ट करिए, फिर भी सेम ही बात होगी, 24 आएगा, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 4 आएगा, उसके बाद इसको पलट दीजिए तो 24/7 करिए, उसके बाद सब सेम काम करिए, 3 से ही 3/7 फिर भी आएगा, ठीक है। किसी भी तरीके से आप लगाएंगे, दोनों तरीके से क्वेश्चन एक ही आएगा, लेकिन एलसीएम लेके लगाना थोड़ा ज़्यादा ईजी होता है, इसलिए एलसीएम लेके ही लगाइए। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, सिंप्लीफिकेशन का है, आराम से आप लोग देख लीजिए। सिंप्लीफाई करना है क्वेश्चन को बहुत बेसिक तरीके से, बोर्ड मास का रूल इसमें लगता है सिंप्लीफिकेशन में, और कोई ज़्यादा वो नहीं है। तो ये कह रहा है कि 5 से 1/2 है, 3 इतना है, इतना है, इतना है। सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ब्रैकेट के अंदर जब 2 से इसमें भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और 2 को जब इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो ये इसमें है 4 3 12, और 12 1 13, 13/4, और प्लस में आया कितना, इसमें से भाग दिया 2, इसमें से गया कितना, 4 आया। और ये अभी ब्रैकेट के अंदर ही रहने दीजिए, यहाँ माइनस है, और 5 दूनी 10 1 11/2, 11/2। अब इसको पूरा सॉल्व कर लेते हैं। 4 चौक 16, 16 13 कितना होता है, 16 13 29 होता है, 29/4 माइनस 11/2। इसकी सॉल्विंग करते हैं, एलसीएम लेते हैं, इसका एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, यहाँ हो जाएगा 11 दूनी 22, 22 माइनस 29 बराबर कितना, -7/4। ये इसका आंसर हो जाएगा। ये आपका जीडी का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आराम से देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। कह रहा है कि कोई राशि कंपाउंड इंटरेस्ट की दर से 3 वर्ष में स्वयं का 5 गुना हो जाती है। तो बताइए उसी ब्याज दर से वह राशि कितने समय में स्वयं का 125 गुना हो जाएगी। आप समझिए, एक राशि थी x, ठीक है, और x से वो 3 वर्ष उसको लगे, और 3 वर्ष में वो पहुंच गई 5x पर, ठीक है। तो कितना समय उसको और लगेगा जिससे वो सेम राशि पहुंच जाएगी 125x पर, 125 गुना हो जाएगी। पहले 3 वर्ष में वो 5 गुना हो रही है। इस क्वेश्चन का कुछ नहीं करना होता, बस केवल एक चीज़ चेक करना होता है, बहुत आसानी के साथ एक चीज़ चेक करिए कि इसका कितना पावर लगा के ये आएगा। तो 5 की x की कितनी पावर लगाएंगे, 5 की 125 हो जाएगा। ये तो x हम लोगों ने ऐसे ही मान लिया, एक भी मान सकते हैं। माना रुपया 1 था, 1 रुपया 3 साल में 5 रुपया बन गया, ठीक है, और कितने साल में वो 125 रुपया बन जाएगा। यही सेम चीज़ चेक करना होता है, ठीक है। तो जब 5 से 125 का जो है जब पावर लगाएंगे तो 5 की पावर जो 3 होता है ना, वो होता है 125, और ये जो सेम इसके ऊपर पावर आती है, इससे अगर हम लोगों ने समय में गुणा कर दिया तो हमको समय मिल जाएगा कि कितने साल लगेंगे टोटल इसको यहाँ से यहाँ पहुँचने में। यानी 3 साल में तो वो राशि 5 गुना होगी, लेकिन अगर 9 साल तक रख दिया तो वही राशि 125 गुना हो जाएगी। तो समय कितना आया, 9 साल। इसका यही तरीका सबसे सटीक है, और आप किसी भी तरीके से लगाएंगे तो आपको बहुत समय लगेगा। इसका एक छोटा सा फार्मूला होता है, ZN करके 1/N करके, लेकिन कोई वही सेम चीज़ ये एकदम आसान भाषा में कि इसकी चेक करिए कौन सी पावर बनती है। हमेशा ज़रूरी नहीं है कि एकदम सिंपल पावर बन जाए, कभी कभी ऐसे 5 से ही 3/2 भी बन सकता है, लेकिन सेम से यहाँ ला के गुणा करिए, आपको समय मिल जाएगा, इतना समझ के चलिए आप, खाली आपको बनाना आना चाहिए बस। अभी एक क्वेश्चन आपको ये दिया गया है, औसत का क्वेश्चन है, ये आपके पेपर में आ चुका है, ठीक है। 5 अवलोकनों में A1 A2 A3 A4 A5 5 अवलोकन ऐसे किए गए और उनका औसत निकाला गया तो n आया। मतलब मान लो कोई भी संख्या थी, 1 थी, 2 थी, 3 थी, 4 थी, 5 थी, तो इसका जब औसत निकालोगे 3 आएगा। सेम ऐसे ही कह रहा है कि 5 अवलोकन थे, पता नहीं है क्या थे, लेकिन जब उसका औसत निकाला गया तो क्या आया, 3 आया, या n आया। सेम दे रहा है कि n आया, तो कह रहा है तो ऐसे ही 5 नए अवलोकन A1 - 100, A2 - 100, A3 - 100, A4 - 100, A5 - 100, मतलब सभी संख्याओं में से 100 घटा दिया गया। अब नया औसत बताना है। कुछ भी नहीं, आप एक नॉर्मल सा रूल रखिए कि अगर किसी मतलब कोई अवलोकन दिया गया, कोई भी दिया गया है, और पूरी संख्याओं में से कोई सेम चीज़ चाहे माइनस की जा रही है, चाहे गुणा किया जा रहा है, चाहे जोड़ा जा रहा है, चाहे भाग दिया जा रहा है, तो औसत में सेम उसी चीज़ से वही सेम काम करिए। माइनस हो रहा है तो माइनस करिए, गुणा हो रहा है तो गुणा करिए, भाग कर रहा है तो भाग करिए, जो भी हो रहा है सेम करिए। लेकिन एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए
कि सेम चीज़ होना चाहिए, सेम चीज़ घटाया जा रहा हो सब में से इक्वल, और दूसरा चीज़ ये भी समझ लीजिए कि अवलोकन भी सेम होना चाहिए और हर संख्या में से घटाई जानी चाहिए। जैसे मैं दे दूँ 1 2 3 4 और 5 का रेशियो मैं आपको बोल दूँ कि क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। अब फिर मैं बोल दूँ सब संख्या में से 1 घटाया गया, यानी 0 1 2 3 और 4 का रेशियो अब आपको बताना है। तो अब आपका रेशियो कितना आएगा, 2 आएगा, यानी सीधा डायरेक्ट 3 में से 1 घट जा रहा है। सब में से 1 घटाने का मतलब डायरेक्ट में से भी 1 घट जा रहा है। सेम यही n एवरेज आ रहा था और सब संख्या में से 100 घटाएगा, तो इनका मतलब औसत क्या आएगा, n में से 100 डायरेक्ट आप घटा दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। ये इस क्वेश्चन की सॉल्विंग हो गई। जो कहता है डायरेक्ट, अगर लेकिन सब संख्या में अगर वही चीज़ घटा रहा है तो आप डायरेक्ट उसको एवरेज में से माइनस कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन आप देख लें। कह रहा है अनिल दीपक दिनेश एक साथ किसी कार्य को 35 दिन में कर सकते हैं। मैं बोल दे रहा हूँ, अनिल है, ठीक है, प्लस दीपक है, प्लस क्या है, दिनेश है। किसी कार्य को कितने दिन में कर ले रहे हैं, 35 दिन में कर ले रहे हैं, तथा अनिल और दिनेश सेम उसी कार्य को 60 दिन में कर ले रहे हैं। यानी अनिल प्लस दिनेश उसी काम को, अनिल और दिनेश उसी काम को 60 दिन में कर ले रहे हैं। तो बताना है दीपक कितने दिन में काम को कर लेगा। अगर दीपक अकेले काम को करे तो वो कितने दिन में कर लेगा। मैंने अभी आपको बोला कि इन दोनों का हमेशा एवरेज ले लीजिए। इसका मतलब क्या ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए। 60 और 35 का जब आप एलसीएम लेंगे तो कितना बनेगा, आई थिंक 420 बनेगा। पूछो कैसे, 7 गुणे 5 ऊपर का टूटेगा और 12 गुणे 5 ये टूटेगा। तो ये एक बार में ले लिया, ये लिया, 12 7 84, 84 पंचे 8 45 और 5 चौक 20, 420। ठीक है, काट के देख लीजिए। अब 35 से जब इसको काटेंगे तो 35 दूना 70 और 7 छंग 42, ये आएगा एक दिन का इसका जो कार्य होगा। ये तीनों लोग मिलके एक दिन में 12 यूनिट काम करेंगे। ठीक है, और ये 60 के एवरेज से कितना यूनिट करेंगे, ये दोनों लोग एक दिन में, ये दोनों लोग 7 यूनिट करेंगे। यानी कि अगर अनिल और दिनेश एक दिन में 7 यूनिट कर रहे हैं और अनिल दीपक दिनेश एक दिन में 12 यूनिट कर रहे हैं, तो अब आपको नहीं पता चल जाएगा कि दीपक एक दिन में कितना यूनिट कर रहा है। जब हमको 3 का योग पता है और 2 का योग पता है, तो 2 घटा देंगे तो एक जो बच रहा है उसका नहीं निकल जाएगा। तो अगर इसमें से इसका घटा देंगे तो एक 5 यूनिट आएगा पर डे, और ये 5 यूनिट किसका होगा, दीपक का होगा। क्योंकि अगर ये अनिल दिनेश और दीपक तीनों को जोड़ दें तो 12 यूनिट होना चाहिए, यही तो सेम लिखा है। अनिल और दीपक का अलग, अगर अनिल और दिनेश का अलग करके दे दिया है तो अनिल और दिनेश कट गया, अनिल और दिनेश कट गया, माइनस करने पे तो दीपक बचा, और दीपक यहाँ भी माइनस करें तो कितना आएगा, दीपक का 5 आया। तो दीपक अगर एक दिन में 5 यूनिट कर रहा है तो 420 यूनिट कितने दिन में करेगा, तो निकाल लीजिए। 420 यूनिट करने में उसको कितना समय लगेगा, 5 से भाग दीजिए, ये 2 बार गया, 42 दूना 84 दिन, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई समस्या, आराम से क्वेश्चन को समझ लीजिए कि तीनों का रेशियो, अगर ये तीनों एक दिन में 35 दिन में कोई काम कर रहे हैं, 2 लोग मिलकर 60 दिन में कर रहे हैं, तो इनका रेशियो इतना आ गया। और एक दिन में 3 लोग 12 काम कर रहे हैं और एक दिन में 2 लोग 7 काम कर रहे हैं, तो एक व्यक्ति जो नहीं कर रहा है इसमें काम, उसको निकालेंगे तो 5 यूनिट आया, उसी का आराम से यूनिट में कन्वर्ट कर दिया। अभी 2 क्वेश्चन आपके सामने ये हैं, ये करके बताना है। एक क्वेश्चन ये दे रहा है मेंसुरेशन का कि यदि एक वर्ग को विकर्ण, मतलब यदि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 10√2 है तो एरिया बताना है, उसका एरिया कितना है। आपको क्या दिया गया है, एक वर्ग दिया गया है और वर्ग का ये विकर्ण दिया गया है कि ये 10√2 है। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसका एरिया कितना होता है। बहुत आसान है, अगर विकर्ण ही दिया गया है तो सबसे आसान होता है कि कुछ मत करिए, आपका विकर्ण का स्क्वायर करिए 1/2 इंटू विकर्ण का स्क्वायर, जो विकर्ण दिया गया हो उसका स्क्वायर कर दिए, डायगोनल का स्क्वायर होता है। सबसे पहला तो आसान तरीका ये है कि डायगोनल का स्क्वायर होता है। और दूसरा तरीका आपको मैं बता दे रहा हूँ। दूसरा तरीका क्या होता है कि जो वर्ग होता है ना, वर्ग, अगर ये भुजा ए है, ये ए है, तो इसका जो वो बन के आता है विकर्ण, वो बन के आता है √2a। तो √2 इंटू ए, तो √2 इंटू ए, ये यहाँ हो जाएगा 10, और इसका स्क्वायर होता है भुजा स्क्वायर, यानी 10 का स्क्वायर, भुजा स्क्वायर इसका एरिया होता है। दूसरा तरीका ये होता है। तो यहाँ से भी आपको 100 मिल जाएगा और यहाँ से भी आपको मिल जाएगा 10 गुणे 10, √2 का जब वर्ग करेंगे तो 2/2 है ही है, ये कट जाएगा तो फिर आ जाएगा 100। तो दोनों तरीक़ों से आपको 100 ही मिलेगा। आराम से कर सकते हैं, ध्यान से देखिए, बहुत मस्त से लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है।
डायगोनल दिया रहे तो आराम से लग जाएगा, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बस फार्मूला याद होना चाहिए इसमें। क्या कह रहा है, यदि एक वर्ष साधारण ब्याज पे 5 वर्ष में इतने पे पहुंच जा रही है और 6 वर्ष में वो इतने पे पहुंच जा रही है, तो मूल राशि क्या थी। अब आपको बता दे रहा हूँ, एक कोई भी राशि होती है, साधारण ब्याज चाहे जितने भी साल तक जाएगा, पहले वर्ष से अंतिम 100 वर्ष हो, 2000 वर्ष हो, हमेशा उसका एक औसत में ही एक समान रुपया ही उसको ब्याज मिलता है। जैसे मान लिया मैंने 100 है, 100 पे अगर 10% की दर से 3 वर्ष में कितना मिलेगा ब्याज, 100 पे 10% की दर से 3 वर्ष में 30 रुपये मिलेगा, यानी हर वर्ष उसको 10 रुपये मिलेगा, हर वर्ष 10 रुपये मिलेगा, हर वर्ष 10 रुपये मिलेगा। साधारण ब्याज नहीं बदलता है, यानी अगर कोई राशि चाहे 5 वर्ष पे जाए चाहे 6 वर्ष में जाए, हर वर्ष में उसको कितनी ब्याज मिल रही है, समान ब्याज मिल रही है। इससे क्या निकल के आएगा कि अगर 5 वर्ष में इतना ब्याज मिल रहा है, मतलब टोटल धन हो जा रहा है, और 6 वर्ष में टोटल धन इतना हो जा रहा है, तो इसका मतलब हम इसको घटा दें तो 1 वर्ष का ब्याज नहीं निकल जाएगा। 5 वर्ष और 6 वर्ष के बीच में 1 वर्ष का ब्याज कितना आएगा, दोनों को घटाइए, 11,076 माइनस 10 650, इसमें कितना आएगा 6 आएगा, इसमें कितना आएगा 2 आएगा, इसमें कितना आएगा 4 आएगा, और बाकी कुछ भी नहीं आएगा, यहाँ भी 0 यहाँ भी 0। ठीक है, नहीं समझ पाए। देखिए 5 वर्ष में कोई वर्ष का साथ जो है इतने पे पहुंच जा रहा है, और 6 वर्ष में कोई चीज़ इतने पे पहुंच जा रहा है, धन का दिया है, ब्याज नहीं दिया है, तो 1 वर्ष का ब्याज हम दोनों का अंतर कर देंगे, हमको मिल जाएगा। कभी भी कहीं भी दिया रहे, 2 ही वर्ष का दिया रहे, मान लो कोई 200 रुपये है और 200 रुपये पे कह रहा है कि 10% ब्याज की दर से 3 वर्ष में कितना हो जाएगा, 20 नहीं 60, 260 रुपये हो जाएगा, और 4 वर्ष में कितना हो जाएगा, हमको खुद पता है 280 हो जाएगा। इससे हमको पता है कि 1 वर्ष में पहले से पता है कि 20 रुपये मिल रहा है, और अगर यहाँ चौथे वर्ष के अंतर भी निकालोगे तो 20 रुपये आएगा, मतलब ये समान ही रहता है, कभी बदलता नहीं है। तो अब हमको पता चल गया 1 वर्ष का ब्याज, तो अगर 1 वर्ष का ब्याज पता चल गया तो 5 वर्ष में कितना ब्याज मिला है हमको पता नहीं चल जाएगा, तो यहाँ 5 से गुणा कर दीजिए, हमको 5 वर्ष का ब्याज पूरा पता चल जाएगा। 6 पंचे 30 के 0 हाथ लगा 3, 5 दूनी 10, 3 13 के 3 हाथ लगा 1, 5 चौक 20, 2130 रुपया हमका 5 वर्ष में हम लोगों का ब्याज है। ठीक है, अब देखिए जो ब्याज होता है वो मूलधन जो होता है, जो मिश्र धन दिया है, मिश्र धन बराबर क्या होता है, मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज, और मिश्र धन कितना दिया है 10,650, और मूलधन हमको नहीं पता है, और मूलधन प्लस ब्याज हमको पता है 2130, 5 वर्ष का टोटल समीकरण ये रहा आपका। तब इसी में से अगर आप घटा देते हैं ना ब्याज को, 10,650 में से ब्याज को घटा दीजिए, आपका मूलधन आ जाएगा 0, 2, 5, 8, 8,520 रुपये थे, और हर साल इस पे ब्याज लगते 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 5 साल में इतने पे पहुंच गया था, और 6 साल में इतने पे पहुंच गया था, और आराम से आपका क्वेश्चन ये लग भी गया। ठीक है, अभी और क्वेश्चन देखते हैं। कहता है यदि वस्तु का क्रय मूल्य 220 है तथा इस पर लाभ 20% है तो विक्रय मूल्य बताइए। लाभ 20% होना चाहिए तो 20% बताइए। कह रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य, आराम से देख लीजिए, क्रय मूल्य दिया है 220 तथा यदि इसको 20% लाभ पे बेचा जाए, 20% लाभ पर बेचा जाए, विक्रय मूल्य बताना है। विक्रय मूल्य हमको नहीं पता है, हमको पता है कि क्रय मूल्य 220 है, 20% का लाभ चाहिए, तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य प्लस लाभ। तो क्रय मूल्य हमारा क्या है 220 रुपये, प्लस लाभ कैसे निकलेगा 220 गुणे 20/100 कर दीजिए, ये काटा इसका 5 आ गया, इस पर काटा तो कितना आएगा 44, यहाँ 2 बार जाता है ना, तो 44 रुपये इसमें जोड़ दीजिए, तो 4, 6, 2, 264 रुपये इसका विक्रय मूल्य आना चाहिए। एक क्वेश्चन और है कि कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी गई है, तो सबसे लंबी छड़ कौन सी रखी जा सकती है ये बताना है। तो क्या दिया गया है, कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः, ऊंचाई इट मीन्स हाइट, लंबाई दिया गया, चौड़ाई दिया, ऊंचाई दिया, क्रमशः क्या क्या दिया गया है। इसमें दिया गया है 21, 12, 16, 21 दिया गया, 12 दे दिया गया, 16 दे दिया, मान लिया सेंटीमीटर ही दिया गया, मीटर मत मानिए, सेंटीमीटर तो बहुत छोटा हो जाएगा, मीटर ही होगा ये, मीटर दिया गया है। कमरे की लंबाई चौड़ाई और क्या कहते हैं ऊंचाई क्रमशः 21, 12, 16 मीटर है, तो कमरे में सबसे लंबी छड़ कौन सी रखी जा सकती है, कमरे में सबसे
लंबी रखी जा सकने वाली क्षण, रखी जा सकने वाली क्षण जो होगी, क्षण की लंबाई बतानी है। मेरे कहने का मतलब आप समझिए। एक 3D व्यू बना लीजिए आप। मान लीजिए मैंने ये 3D व्यू बना लिया, ठीक है। 3D व्यू बना लिया आराम से, और आराम से इसको समझने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। ये एक होता है 3D व्यू, ठीक। 3D व्यू बन के आ गया इसका, ठीक है। अब ये आपको लंबाई भी पता है, चौड़ाई भी पता है, ऊंचाई भी पता है। तो जो सबसे लंबा रखा जाता है ना, इस कोने से यहाँ जो तिरछा जाता है ना, वो होता है कमरे के इस कोने से, और उस कोने पर जो तिरछा रखा जाएगा ना, जो डायगोनल होता है, वही सबसे लंबा होता है। डायगोनल से ज़्यादा लंबा कोई भी चीज़ नहीं होता, समझ रहे हैं। तो डायगोनल निकालने के लिए कुछ नहीं करना होता है, इन तीनों का वर्ग करके इसका वर्गमूल ले लेते हैं योग करके। यानी 21 का वर्ग प्लस 16 का 12, पहले लिख लीजिए, पहले 12 का वर्ग प्लस 16 का वर्ग, और इसका वर्गमूल अगर ले लिया तो सबसे लंबी क्षण जो रखी जा सकती है उसकी लंबाई आ जाएगी। ये कितना आएगा? 441, 144, 256। इसका टोटल का योग करेंगे तो कितना आएगा? 6, 4 1 5, 6 5 11, एक आ गया, एक बचा हासिल में, 5 5 5 10, 10 4 14 के 4 हाथ लगा 1, और 4 1 5, 5 2 7, 7 1 8, 841। अंडर रूट 841 किसका वर्गमूल होता है? 29 का होता है, ठीक है। तेज़ी से निकालना आपको मैं सिखा दूंगा किसी दिन। और हमें लगता है क्वेश्चन 25 के 25 हो गए हैं। शुरुआत वाले 2 क्वेश्चन जो थे वो स्किप हो गए थे, तो अभी उसको मैं फिर से कर दे रहा हूँ यार, यहीं पे कर दूंगा 2 आराम से क्वेश्चन। शुरुआत के 2 क्वेश्चन क्या थे? रुक जाइए आराम से। कह रहा है यदि सोनू 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से कार चला रहा है तो कितने समय में वह 936 किलोमीटर चला जाएगा। यानी सोनू है, क्या कह रहा है कि 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से कार चला रहा है तो 936 किमी कितनी दूरी, कितनी समय में चलेगा। 936 किमी वह कितने समय में चल जाएगा। क्या है? 20 मीटर प्रति सेकंड की उसकी रफ्तार है, और जाना कितना है? 936 किलोमीटर। सबसे पहले इसको किलोमीटर हावर में बदल दिया, तो 20 को बदलने किलोमीटर हावर में बदलने के लिए 18/5 से गुणा, 5 चौक 20, 18 दूना 36, 36 दूना 72, 72 किमी पर हावर इसकी रफ्तार आ गई। किसकी? सोनू की। और अगर आपको रफ्तार पता है तो समय लगने में समय नहीं लगेगा। समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, और दूरी भी दी गई है, चाल भी दी गई है, कोई दिक्कत ही नहीं है। 936 किमी जाना है, चाल है 72 की, 72 से इसको काटा, 72 इकन्नम 72, बचा कितना? 72, और इसमें कितने बचेगा बताइए? 72, इसका कितना बचेगा? 72 8 80, 8 13 21, 221 बचा, और 221 बचा, 3 बार जाएगा। 221 कैसे बचेगा यार? 226 बचेगा, 226 बचेगा और 3 बार जाएगा, ठीक है। 7 3 21 और 3 दूनी 6, 13 इसका आएगा आंसर। आप काट पीट लीजिएगा यार, अभी तभी किए थे, एक बार स्किप कर दिए हैं, काट सकते हैं आराम से इसका, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। एक क्वेश्चन जल्दी से करा दे रहे हैं, दोबारा कर रहे हैं इसको। एक शंकु की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है तथा इसके आधार की त्रिज्या 30 है, तो इसको पेंटिंग करने में 14 रुपये की दर से कितना रुपया लगेगा। ये एक शंकु है, ठीक है, ठीक है, गोलीय आधार होता है शंकु का, शंकु है, और इसका जो ये दिया गया है, ये दिया गया है 30, ये दिया गया है आई थिंक कितना 16 दिया गया, ये 16 दिया गया, हमको ये नहीं पता है एल। तो इसका क्या कह रहा है कि इसके बाहरी पृष्ठ को रंगने में कितना पैसा लगेगा। अगर 14 रुपये प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर लग रहा है, 14 रुपये प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर लग रहा है, तो इसके बाहरी सरफेस को रंगने में, ये जो बाहरी पूरा सरफेस है, वक्र पृष्ठ है, बाहरी वक्र पृष्ठ को रंगने में कितना रुपया लगेगा। बाहरी वक्र पृष्ठ को केवल रंगना है, तो इसका जो एरिया निकाल लेते हैं, बाहरी एरिया, इसका काम हो जाता है। एरिया का इसका फार्मूला होता है πr/l, और L हमको पता नहीं है, L यहाँ से निकलता है, L इसका जो है पाइथागोरस से निकल जाता है। ये अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये क्या है? ट्रिपलेट है। ये क्या है? ये 8 का दुगुना है, ठीक है, और दूसरा वाला क्या? 15 का दुगुना है, और 8 15 का जो ट्रिपलेट होता है वो जाके 17 पे बनता है, तो ये हो जाएगा 17 का दुगुना, यानी ये कितना हो जाएगा? 34 हो जाएगा। अब हम लोग अपना क्वेश्चन करते हैं। पाई का मान क्या होता है? 22/7 होता है। आर का मान कितना दिया गया है? 30 दिया गया है। एल का मान कितना अभी निकाला? 34 निकाला।
इसी को गुणा कर देते हैं, जो एरिया होता है 14 रुपये से ना, तो हमारा काम हो जाता है। कितना होगा, 7 दूनी 14 होगा। पूरा पूरा करेंगे जब आंसर कितना आएगा हमारा 44, हाँ 44,880 आ रहा है। करिए तो करके भी दिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखिए इसका 2 आया, इसका 22 से गुणा करिए, 22 दूना 44 हो गया। 44 गुणे 30 गुणे 34 हो गया। पहले 44 का 30 से गुणा करें तो 4 तीन 12 के 2 हाथ लगा 1 और 4 तीन 12 1 13, 132 गुणे 2 हो गया। इसका हो गया 34। 34 से इसका गुणा किया तो कितना आया, 68 के 8 बना। ठीक है, 68 के 8 बना। 34 का 2 से गुणा किया तो 68 के 8 बना, हाथ लगा 6। और 34 तियाँ कितना होता है, 3 दूना 6 4 तीन 12, 102 होता है। 34 तियाँ 102 होता है। 34 तियाँ 102 और 6 कितना हो जाएगा, 108। और फिर एक आया और यहाँ हो जाएगा हासिल 10 हो जाएगा। 34 इकन्नम 34 और 10 कितना हो जाता है, 44। एक जीरो जो बता था जीरो ले लिया, आपका ये आ गया। टोटल इतना खर्चा आएगा। और इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन करेंगे। सारे क्वेश्चन की सॉल्विंग आपको मिलती रहेगी पर डे, सीधे निरंतर मिलती रहेगी। तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आपको पसंद आ रहा है सेशन तो ज़रूर सब्सक्राइब जरूर कराइए चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दीजिए प्लीज़। आपको 60 दिन भले पेपर में है, पूरी मेहनत से चीज़ों को करेंगे। एक एक दिन में 2-3 वीडियो करके ज़रूर देंगे। बाकी धन्यवाद, देखते रहिए। प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर ज़रूर कर दीजिए। धन्यवाद।